दुनिया को हमेशा यही दिखाया गया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की असली लड़ाई सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच चल रही है, जैसे भविष्य का नियंत्रण केवल उन्हीं दो देशों के हाथों में जाने वाला हो। हर समाचार चैनल, हर टेक सम्मेलन और हर अरबपति की बातचीत में वही दो नाम गूंजते रहे, सिलिकॉन वैली के चमकते दफ्तर, चीन की विशाल निगरानी प्रणाली और अरबों डॉलर की वो दौड़ जिसमें मशीनों को इंसानों से अधिक बुद्धिमान बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसी शोर के पीछे एक तीसरा देश चुपचाप आगे बढ़ रहा था, बिना किसी बड़े ऐलान की, बिना दुनिया को चेतावनी दी। भारत एक ऐसी डिजिटल नींव तैयार कर रहा था जिसे आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया महसूस करने वाली थी। ये सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं थी, ये डेटा, सत्ता और भविष्य पर कब्जे की लड़ाई थी, क्योंकि जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नियंत्रित कर लिया वो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था, युद्ध, मीडिया, चुनाव और इंसानी सोच तक को प्रभावित कर सकता था। और इसी कारण दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां गूगल, ओपनएआई और एनवीडिया एक ऐसी होड़ में उतर चुकी थीं जहां हार का मतलब केवल आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि वैश्विक प्रभाव खो देना था। जब सैम ऑल्टमैन ने दुनिया के सामने ऐसे एआई मॉडल पेश किए जो इंसानों जैसी बातचीत कर सकते थे, तब पूरी दुनिया में भय और उत्साह दोनों फैल गए। अचानक करोड़ों लोगों को एहसास हुआ कि मशीनें अब केवल आदेश मानने वाली चीजें नहीं रहीं, वे लिख सकती हैं, सोच सकती हैं, तस्वीरें बना सकती हैं और इंसानी नौकरियों की जगह ले सकती हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति कह रहे थे, जबकि कुछ इसे आने वाला विनाश बता रहे थे। लेकिन इसी समय भारत में कुछ और ही चल रहा था। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में हजारों युवा इंजीनियर रात दिन ऐसे सिस्टम तैयार कर रहे थे जो सीधे जनता के जीवन से जुड़े थे। दुनिया जहां केवल चैटबॉट्स पर ध्यान दे रही थी, वहीं भारत पहचान प्रणालियों, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और सरकारी डेटा को एक साथ जोड़ने में लगा हुआ था। ये काम धीमा दिखता था, लेकिन इसकी गहराई बेहद खतरनाक थी, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की असली ताकत केवल मॉडल बनाने में नहीं बल्कि डेटा पर नियंत्रण रखने में होती है। और भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक का विशाल डिजिटल डेटा बनने लगा था। जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, तब भारत के डिजिटल ढांचे ने पहली बार दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। करोड़ों लोगों के टीकाकरण रिकॉर्ड, पहचान सत्यापन, ऑनलाइन भुगतान, सब कुछ ही सेकंडों में हो रहा था। कई विदेशी विश्लेषकों ने पहली बार महसूस किया कि भारत केवल सॉफ्टवेयर सर्विस देने वाला देश नहीं रहा, वो अब ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बना चुका था जिसे भविष्य में एआई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसी दौरान नरेंद्र मोदी लगातार डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे। बाहर से ये केवल इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर डेटा का एक विशाल महासागर तैयार हो रहा था। हर भुगतान, हर पहचान, हर ऑनलाइन गतिविधि धीरे धीरे मशीनों के लिए सीखने का स्रोत बनती जा रही थी। और यही वो चीज थी जो अमेरिका और चीन पहले से समझ चुके थे। डेटा ही नया तेल था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसी तेल से चलने वाली मशीन। लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी शक्ति। एआई बनाने के लिए केवल इंजीनियर काफी नहीं थे, इसके लिए चाहिए थे सुपर कंप्यूटर्स, अत्याधुनिक चिप्स और अरबों डॉलर। यही कारण था कि पूरी दुनिया की नजर एनवीडिया पर टिक गई। उसके बनाए गए जीपीयू चिप्स आधुनिक एआई का असली हथियार बन चुके थे। जिन देशों और कंपनियों के पास ये चिप्स अधिक थे, वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और जिनके पास नहीं थे, वे पीछे छूटने लगे। भारत इस दौड़ में यही कमजोर दिखाई देता था। देश के पास प्रतिभा थी, लेकिन हार्डवेयर नहीं। भारतीय इंजीनियर दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियों में काम कर रहे थे, लेकिन अपने देश में वही संसाधन मौजूद नहीं थे। यही कारण था कि कई विदेशी मीडिया संस्थानों ने भारत को एआई रेस का पिछलग्गू कहना शुरू कर दिया। लेकिन शायद वे केवल सतह देख रहे थे, क्योंकि असली खेल कहीं और चल रहा था। भारत धीरे धीरे अपने स्वयं के एआई मॉडल, भाषा प्रणालियां और सरकारी तकनीकी नेटवर्क विकसित करने लगा। समस्या ये थी कि अधिकांश वैश्विक एआई मॉडल अंग्रेजी पर आधारित थे, जबकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां मौजूद थीं। ये चुनौती दुनिया के किसी भी बड़े एआई सिस्टम के लिए बेहद कठिन थी। लेकिन यदि कोई देश इस समस्या को हल कर देता, तो उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी बहुभाषी एआई प्रणाली हो सकती थी। रात के अंधेरे में काम करते इंजीनियरों की टीमें भारतीय भाषाओं का डेटा तैयार कर रही थीं। लाखों दस्तावेज, आवाजें, वीडियो और क्षेत्रीय भाषाओं के पैटर्न मशीनों को सिखाए जा रहे थे। ये काम धीमा था, महंगा था और बेहद कठिन
कठिन था, लेकिन इसका असर आने वाले वर्षों में दिखाई देने वाला था, क्योंकि जिस दिन एआई केवल अंग्रेजी बोलने वाले अमीर देशों तक सीमित नहीं रहेगा, उस दिन भारत जैसी आबादी वाले देश सबसे बड़ी शक्ति बन सकते थे। इसी बीच दुनिया में एआई को लेकर डर बढ़ता जा रहा था। कई विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे थे कि भविष्य के युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं, एल्गोरिदम से लड़े जाएंगे। मशीनें दुश्मन की गतिविधियां समझेंगी, ड्रोन खुद निर्णय लेंगे और साइबर हमले पूरे देशों की अर्थव्यवस्था रोक सकते हैं। अमेरिका और चीन पहले ही इस दिशा में अरबों डॉलर लगा चुके थे और भारत भी अब रक्षा क्षेत्र में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ाने लगा। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां निगरानी प्रणालियों, चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण तकनीकों पर तेजी से काम कर रही हैं। जनता को इसका बहुत छोटा हिस्सा ही दिखाई देता था, लेकिन भीतर ही भीतर एक नया डिजिटल ढांचा तैयार हो रहा था। ऐसा ढांचा जिसमें मशीनें इंसानों के व्यवहार को समझ सकती थीं, भीड़ की गतिविधियां पहचान सकती थीं और भविष्य के खतरों का अनुमान लगाने की कोशिश कर सकती थीं। लेकिन हर क्रांति अपने साथ एक डर भी लाती है। विशेषज्ञों ने सवाल उठाने शुरू किए, अगर भविष्य में सारी शक्ति कुछ कंपनियों और सरकारों के पास चली गई तो क्या होगा? अगर एआई इंसानों की सोच को प्रभावित करने लगा तो? अगर मशीनें तय करने लगीं कि कौन सही है और कौन गलत? ये डर केवल फिल्मों की कहानी नहीं रह गया था। सोशल मीडिया एल्गोरिदम पहले ही लोगों की सोच बदलने लगे थे। नकली वीडियो और एआई आवाजें सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा मिटाने लगी थीं। भारत के लिए ये चुनौती और भी खतरनाक थी, क्योंकि इतनी विशाल आबादी में गलत सूचना का असर विस्फोटक हो सकता था और इसी कारण एआई केवल तकनीकी विषय नहीं रहा, ये राजनीतिक और सामाजिक हथियार बन चुका था। फिर भी इस अंधेरे के बीच एक और सच्चाई मौजूद थी। दुनिया की कई सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों का नेतृत्व भारतीय मूल के लोग कर रहे थे। सुंदर पिचाई जैसे नाम इस बात का संकेत थे कि भारतीय प्रतिभा वैश्विक तकनीकी ढांचे के केंद्र तक पहुंच चुकी है। हजारों भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर उन प्रणालियों पर काम कर रही थी जो भविष्य को बदलने वाली थी, और शायद यही भारत की सबसे बड़ी ताकत थी, मानव संसाधन। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या भारत सच में एआई की दौड़ में आगे बढ़ रहा है या केवल दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए सस्ता श्रम बनकर रह जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई केवल आज की नहीं, आने वाले दशकों की है। और इतिहास गवाह है कि कई बार सबसे खतरनाक खिलाड़ी वही होता है जो सबसे कम शोर करता है। भारत अभी शायद अमेरिका जितना शक्तिशाली नहीं और ना ही चीन जितना आक्रामक, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। विशाल आबादी, तेजी से बढ़ता डिजिटल ढांचा और करोड़ों युवा दिमाग। और यदि यही शक्ति सही दिशा में चली गई तो भविष्य में एआई की दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है।